आप पधारे हुए सभी गुणीजनों का राजस्थान फोरम की ओर से मैं सर्वेश भट्ट हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारी परंपरा है कि कोई भी शुरू होने से पहले राजस्थान का एक एंथम है वो हम 3 मिनट का चलाते हैं, उसका आप अवलोकन करें। ये राजस्थान फोरम का एंथम है जिसमें जो कि सभी राजस्थान फोरम के सदस्यों पर फिल्माया गया है और इसकी संगीत रचना पंडित विष्णुमोहन भट्ट की। शायद आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, क्योंकि आज की महफिल में अधिकांश लोग नए हैं। तो मैं छोटा सा ब्रीफ राजस्थान फोरम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना 1993 में जो हमारे प्रमुख संस्कृति कर्मी आदरणीय संदीप भूतड़िया जी की प्रेरणा से और श्री सीमेंट के सहयोग से इसकी स्थापना की गई और तब से ये लगातार ये शो चल रहा है। हम लोगों ने कई म्यूज़िक फेस्टिवल भी कराए हैं, कई ज़रूरतमंद कलाकारों की सहायता भी करते हैं हम लोग। इसके अलावा एक हमारी जो शो चलता है डेजर्ट सोल, उसमें ऐसे लोग जो कि राजस्थान में रहकर बड़ा काम कर रहे हैं उनको हम यहाँ बुलाते हैं और उनके व्यक्तित्व पर बातचीत करते हैं। एक डेजर्ट स्टोर में हमारा, उसमें ऐसे लोग जो कि राजस्थान के लेकिन बाहर चले गए उन लोगों को भी हम यहाँ बुलाते हैं ऐसा सम्मान और उनके शो करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। इसमें कुल 30 मेंबर हैं राजस्थान फोरम में। पंडित विष्णुमोहन भट्ट इसके चेयरमैन हैं, श्री सीमेंट के जो हैं वो हरिमोहन बांगड़ साहब वो चेयरमैन हैं। इसके अलावा 10 पद्मश्री से सम्मानित जो राजस्थान के प्रमुख कलाकार हैं वो इसके मेंबर हैं और 20 ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी भी पद्मश्री दिया जा सकता है। सब अपने अपने क्षेत्र के सिद्धहस्त लोग हैं, हर विधा से हैं
म्यूज़िक से हैं, डांस से हैं, थिएटर से हैं, साहित्य से हैं, लोक संगीत से हैं, स्पोर्ट्स में आपने देखा ही होगा अपूर्वी चंदेला और देवेंद्र झाझड़िया, ये सब लोग इसके मेंबर हैं। तो इस तरह से ये शो राजस्थान खबर में जो हम लोग करते रहते हैं। और आज के शो में हमारे जो अतिथि हैं वो राजस्थान का एक जाना पहचाना नाम, हम सभी के चहेते आदरणीय केसी मालू साहब हैं। मैं केसी मालू साहब से अनुरोध करूँगा कि आप मंच पर पधारें। आज इनसे बातचीत करेंगे नंद भारद्वाज साहब, आप भी पधारें सर। केसी मालू जी का नाम राजस्थान के कला फलक पर राजस्थानी लोक संगीत एवं भाषा के प्रहरी के रूप में पहचाना जाता है। उनको इस विधा का प्रहरी माना जाता है। मालू जी पिछली कई दशाब्दियों से यहाँ के लोक संगीत के अलावा सुगम संगीत के प्रचार प्रसार तथा यहाँ की भाषा की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस क्षेत्र में इनके योगदान को चिन्हित करने के लिए राजस्थान सरकार ने इन्हें हाल ही में राजस्थान रत्न तथा इससे पूर्व राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में समग्र कला साधना अवार्ड और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित टागर घराना अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा भी देश विदेश की अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से मालू जी को अनेकों सम्मान से नवाजा जा चुका है। मालू जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपसे बात कर रहे हैं नंद भारद्वाज साहब। नंद भारद्वाज जी हिंदी और राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इन भाषाओं में लिखी इनकी पुस्तकों के माध्यम से नंद जी ने साहित्य के फलक पर अपनी खासी पहचान कर चेहरे पर सदैव तैरती निश्चल मुस्कान के धनी भारद्वाज जी की पहचान देश के प्रमुख प्रसारण कर्मियों में भी होती है। वर्षों जयपुर दूरदर्शन के केंद्र निदेशक के पद की जिम्मेदारी संभालते हुए नंद भारद्वाज जी ने प्रसारण सेवा के क्षेत्र में खासी पहचान कायम की है। आज 75 वर्ष की उम्र में भी नंद भारद्वाज जी पूरी तरुणाई के साथ साहित्य सृजन में सक्रिय है। मैं नंद भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस शो को आगे बढ़ाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ITC राजपूताना के जनरल मैनेजर ऋषि मंटू जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एड्रेस के लिए पर आ रहे हैं। जो हमारी जो भी गतिविधियां हैं वो राजस्थान ITC राजपूताना के सहयोग से होती हैं और श्री सीमेंट के सहयोग से होती हैं। राजपूताना हमें हमेशा खूबसूरत वेन्यू छोटे से नोटिस पर ही उपलब्ध करवाता है। थैंक यू। भारद्वाज जी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया था तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अच्छा लगा काफ़ी नए नए चेहरे देखकर। आशा करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन। डेजर्ट सोल जैसा सर्वेश जी ने बताया कि हम राजस्थान के विभिन्न कला माध्यमों में काम करने वाले उन उल्लेखनीय लोगों को संवाद के लिए आमंत्रित करते हैं जिनसे हम कुछ सीख सकें, जिनके अनुभव का व्यापक प्रचार प्रसार हो और वे हमें और क्या आगे का रास्ता सुझा सकते हैं, इस बारे में भी हम उनसे अपेक्षा करते हैं। केसी मालू के बारे में संक्षिप्त जानकारी तो आपको अभी दिया और इस ब्रोशर में भी आपको कुछ बेसिक सूचना मिली है, लेकिन केसी मालू के बारे में इतने से काम नहीं चलेगा। जो उन्होंने काम किया है, मैं दृश्य श्रव्य माध्यम दोनों का आदमी हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि उसे उस माध्यम से भी आप देख के समझें और फिर मैं केसी से और इत्मीनान से बात करूँगा। तो छोटी सी एक फिल्म है किसी के बारे में, उसे आप देखिए। राजस्थान के चूरू जिले का सुजानगढ़ सही मायनों में सुजान लोगों का गढ़ रहा है। उद्यमियों और कारोबारियों की ही नहीं, कलाकारों, कलावंतों, फनकारों और समाज सेवियों की उर्वरा धरा। इस छोटे से शहर में कई अनमोल रतन दिए हैं। कला, साहित्य, संगीत के सृजक दिए, भाषा, संस्कृति, लोक विरासत के विद्वान दिए, तो इन सब विधाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए भी एक रतन दिया, केशरी चंद मालू, जो देश विदेश में केसी मालू के नाम से विख्यात है। 4 जुलाई 1946 को
सुजानगढ़ के जैन परिवार में जन्मे केसी मालू ने अपने करियर की शुरुआत जयपुर में प्रिंटिंग व्यवसाय से की, लेकिन उनका मन कला, साहित्य और संगीत में रमता था। युवा पीढ़ी की गायन प्रतिभा को प्रकाश में लाकर उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने 1977 में सुर संगम संस्थान की शुरुआत की, जिसने देशव्यापी पहचान और प्रतिष्ठा बनाई। सुर संगम की 4 दशक लंबी यात्रा में सुगम, शास्त्रीय और सीरियस संगीत के दिग्गजों ने लगातार शिरकत कर शोभा बढ़ाई, तो हजारों युवा गायकों को तलाशा और मंच के साथ उन्हें हौसला दिया। केसी मालू ने सीमित संसाधनों के साथ बिना किसी सरकारी सहायता के 1987 में वीणा नाम से म्यूजिक कंपनी स्थापित की, जो बाद में राजस्थानी संगीत का ग्लोबल ब्रांड बन गई। वीणा ने न केवल राजस्थान के लोक संगीत को सहेजा, बल्कि राजस्थानी संगीत के नाम पर फैले शोर शराबे को भी दरकिनार किया। आधुनिकतम तकनीक से सजे महत्वाकांक्षी एल्बम घूमर से वीणा को नए आयाम, नए मुकाम मिले। 4 भागों में जारी इस एल्बम की लोकप्रियता की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि घूमर को दुनिया के टॉप 10 नृत्यों में 4था स्थान हासिल हुआ। इसी तरह राजस्थान में विवाह संस्कार और उसके नेकचार से जुड़े 221 लोक गीतों के जंबो पैक एल्बम विवाह गीत ने भी विश्व कीर्तिमान कायम किया। वीणा के 500 से ज्यादा एल्बम्स में समाहित 5000 लोक गीतों के जरिए अनेक गायकों, संगीतकारों और म्यूजिशियंस को अपना टैलेंट दिखाने के भरपूर अवसर मिले। सबसे अहम बात यह है कि व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में केसी मालू ने कभी वल्गैरिटी और बिकाऊ फॉर्मूलों का सहारा नहीं लिया। वीणा के स्तर और प्रदेश की गरिमा को हमेशा बरकरार रखा। इधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट, ऐप, यूट्यूब चैनल के साथ विविध म्यूजिक स्टोर और सोशल मीडिया के जरिए केसी मालू ने राजस्थानी गीत संगीत के नायाब खजाने को दुनिया भर में सुगमता से सुलभ करवाकर रसिकों को सुरीली सौगात दी है। कन्हैयालाल सेठिया रचित राजस्थान की गौरव गाथा धरती धोराई वीणा के एल्बम्स के जरिए जन जन तक पहुंची। इसी क्रम में पिछले साल ऑनलाइन रिलीज वीडियो सॉन्ग कोटि कोटि कंठासु गावा में इणरो जयगान महारो प्यारो राजस्थान जय जय राजस्थान में जबरदस्त लोकप्रिय रहा है। कोटि कोटि कंठासु गावा में इणरो जयगान महारो प्यारो राजस्थान महारो केसी मालू ने टीवी धारावाहिक गोरबंद में अपने दौर में खूब धूम मचाई। वहीं देश भर में वीणा द्वारा आयोजित म्यूजिकल स्टेज शोज में उमड़े संगीत प्रेमियों के सैलाब ने जैसे इतिहास बनाया है। 10 साल से प्रकाशित कला संस्कृति को समर्पित शानदार मासिक स्वर सरिता भी केसी मालू की सुरुचिपूर्ण परिकल्पना का साकार प्रतिफल है। विविध माध्यमों के जरिए राजस्थान की सांगीतिक धरोहर को सहेज कर उसके प्रचार प्रसार का अनूठा बेजोड़ कार्य केसी मालू ने किया है। वीणा समूह की विविध व्यापक गतिविधियों के साथ वे अपनी मायड़ भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के मिशन में भी जुटे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और निस्वार्थ सेवा को देखते हुए उन्हें फिर
3 साल के लिए राजस्थानी भाषा मान्यता समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका में बसे राजस्थानियों के संगठन राणा द्वारा जुलाई 2014 में न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव में 1200 डेलीगेट्स के बीच उनका संबोधन बहुत असरदार रहा। राणा की ओर से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराणा मेवाड़, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थानी अकादमी और रविंद्र जैन संगीत साधना सम्मान भी उन्हें प्रदान किए जा चुके हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के दौर में लोग अपने गौरवशाली इतिहास, लोक परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं। राजस्थान से बाहर देश विदेश में बसे राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि, माया भाषा और बहुआयामी कला संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए केसी मालू ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अनुकरणीय संकल्प लिया है। हाल ही के वर्षों में सुदूर प्रदेशों और विदेशों की यात्राएं उनके इसी मिशन का हिस्सा हैं। तो ये थी मालू जी के उपलब्धियों की एक छोटी सी झलक, और इन उपलब्धियों के पीछे का जो व्यक्तित्व है वो कितना बड़ा है और उसका संघर्ष कैसा है, ये हम आज जानेंगे मालू जी के श्री मुख से। सबसे पहले तो मालू जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं ये आश्चर्य कर रहा हूँ कि केसी मालू जो इतनी बड़ी म्यूजिक की, संगीत की विरासत का धनी है और उसे प्रस्तुत करने का इतना महत्वपूर्ण काम किया है, यह और भी अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो और भी बड़े काम कर सकते थे, और भी ज़्यादा कमाई वाले काम कर सकते थे। संगीत में, कलाओं में निश्चित रूप से समर्थ बनने की क्षमता है, व्यावसायिक दृष्टि से भी सफल होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन उस व्यावसायिक घराने से आकर के इस क्षेत्र में पदार्पण के पीछे की क्या भावना रही होगी, इसे हमारी जानने की उत्सुकता है। क्या आप कोई और बड़ा व्यावसायिक काम कर सकते थे या यही आपको सबसे अच्छा लगा? आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से व्यावसायिक घराने से हूँ और पिताजी का अच्छा कारोबार नेपाल में था, लेकिन राजस्थान और राजस्थानियत और राजस्थान की जो संस्कृति है वो मुझे यहाँ खींच कर ले आई और मैंने पिताजी को मना कर दिया कि मैं नेपाल नहीं रहूँगा, मैं राजस्थान में ही रहूँगा। तो ये बात है, बड़ा पूरा व्यापार छोड़कर मैं यहाँ संघर्ष करने के लिए आया। बचपन में जब मैं गीत सुना करता था परिवार में, मोहल्ले में, उस वक़्त के मोहल्ले में गीत गाने की परंपरा थी, तो मैं सोचा करता था कि हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है, इतने अच्छे बोल हैं, ये हमारी परंपराएं हैं और इन परंपराओं में जीवन का ज्ञान भरा पड़ा है, रिश्तों का ज्ञान भरा पड़ा है, हमारे व्यवहार का ज्ञान भरा पड़ा है। हम इन सब को छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं? उस वक्त राजस्थानी भाषा और राजस्थानी गीतों को बहुत अहमियत नहीं दी जाती, तो मुझे बड़ा ये अटपटा लगता था कि हमारी इतनी अच्छी जो विरासत है हम कैसे दुनिया को दिखाएं कि हमारे पूर्वजों ने इस तरह का काम किया है और हमें विरासत में इतनी अच्छी संस्कृति दी है। उसी को लेकर मैं अपने मिशन में निकल पड़ा। जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो आपने अंग्रेजी में एमए किया और साहित्य रत्न भी है, जैन साहित्य पर भी आपका अच्छा अधिकार है। साहित्य से, संगीत से इतने लगाव के होते हुए भी आपने लोक संगीत जो एक अलग तरह का क्षेत्र है,
उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई शुरू में, उसके बाद में और उसके अपने काम का विस्तार किया, लेकिन शुरुआत वहाँ से होती है। तो इस पक्ष में सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ क्या लगती थी आपको? क्योंकि कला के तो ये तमाम क्षेत्र हैं जिनमें काम करने की गुंजाइश बराबर बनी हुई है। भारद्वाज साहब, मैं सोचता हूँ कि साहित्य ही संगीत की जननी है, और मैंने साहित्य पढ़ा, इसी की प्रेरणा से मैं संगीत में, संगीत में उस वक्त अच्छा साहित्य नहीं था, और मैंने ये भी महसूस किया कि विदेशों में जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, उनको कितना महत्व दिया जाता है, और किस तरह उनकी रचनाएं कालजयी होकर जन जन के मुंह पर पूरी दुनिया में आज फैली हुई है, बल्कि हिंदुस्तान में भी फैली हुई है। और हमारा साहित्य भी इतना ही समृद्ध है, और ख़ास तौर से लोक साहित्य मैं सोचता हूँ उससे भी अधिक समृद्ध है। उस पर काम किया नहीं, तो मैंने ये सोचा जो एक छोटा क्षेत्र है, इसके बारे में कुछ काम किया जाए, लोग हमारी लोक संपदा को, लोक साहित्य को, लोक गीतों को, हमारे लोक की परंपराओं को वो जान सके। और बात बहुत ऊपरी ऊपरी लगती है, लेकिन जब मैं इसके अंदर गया, जब मैंने विवाह गीतों का कलेक्शन किया, उस वक्त बताने वाला नहीं मिला। ऐसी महिलाओं के पास जाना पड़ा जिनके मुंह में दांत नहीं थे, जिनका उच्चारण शुद्ध नहीं था, जिनकी धुन को भी परिमार्जन करना पड़ता था, लेकिन उसमें कितना अमोल खजाना भरा पड़ा था। ये जानकर मुझे ऐसा हुआ कि इस बारे में जितना काम किया जाए उतना कम है, और जो मैंने काम किया है वो चींटी के बराबर भी नहीं है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक व्यक्ति क्या अनेक व्यक्ति पूरी जिंदगी भी इसमें लगा दें तो शायद मुश्किल है कि वो इसको काम को कर पाए। लोक संगीत में मैं आकाशवाणी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम लोगों की जो नियमावली है वो बड़ी रूट किस्म की है। उसका जो टेक्स्ट है वो ऑथेंटिक रहना चाहिए, उसका जो कंपोजिशन है उसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। हम इस तरह के बहुत ज़्यादा आग्रह रखते हैं। या मान लो कलाकार है तो उसको चयन की प्रक्रिया भी बहुत आसान नहीं है, उसका स्वर परीक्षण होता है, उसका अलग अलग ग्रेडिंग होती है। मानव जी ने इस सब के पैरेलल, इसके समानांतर ऐसे कलाकारों को चुना जो हो सकता है वो उस ग्रेडिंग वाली प्रोसेस में नहीं आते हों, लेकिन लोक में बहुत लोकप्रिय है। या ऐसे गीत जो सामान्यतः नहीं सुनाई देते, उनको चयन किया। जैसे विवाह गीत है या इस तरह के जो अनुष्ठानों के गीत हैं, वो एक अलग तरह का काम है, और ये वही कर सकता है जो इस लोक संस्कृति को बहुत गहराई से जानता है। मालूम जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने थोड़ा सा उसके अलग जो लोक संगीत की चयन प्रक्रिया अपनाई, इसके पीछे क्या सोच रही और उसमें कितनी कामयाबी मिली? और बिना कैसे मैं उन दिनों को भी जानता हूँ 93 से पहले कि जब बहुत कुछ संघर्ष की स्थिति में थे, तब कोई बहुत ज़्यादा तब तक इस मन में स्पष्ट नहीं था कि मैं इसके माध्यम से ऐसा कर पाऊँगा। वो कैसे संभव किया, ये अनुभव भी हम जानना चाहेंगे आपसे। साहब, ये एक विचित्र स्थिति है कि जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो संगीत को है समझते। मैं ये थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, साहित्यकार बंधु थोड़ा मुझे क्षमा करें, लेकिन ये स्थिति थी कि भाई ये जब निराशी लोग हैं, गाने बजाने वाले लोग हैं, उनको, और मेरे को भी इस तरह से संबोधित किया जाने लगा समाज में, भाई कोई गाने बजाने का काम हो तो इनको बता देना। तो खैर मैंने उस बात को कभी दिमाग में या दिल में नहीं लिया, और तो बेचारे जो संगीत से जुड़े हुए लोग थे उनको साहित्य मिला ही, और एकेडमिक लोगों ने कभी ध्यान दिया नहीं। आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हैं, कितने रिसर्च होते हैं, कितनी पीएचडी होती है, लेकिन लोग की ओर जाने का ध्यान ही नहीं किया। किसी ने सोचा ही नहीं कि यहाँ पर इतना साहित्य और इतनी तकनीक भरी पड़ी है, ये बात किसी ने सोची नहीं। तो चूंकि मैं
आपने जैसे बताया कि एकेडमिक रूप से भी मैं सक्षम था, साहित्य भी पढ़ा हुआ था और संगीत के स्वर भी कानों में थे, तो मैं उसको समझ भी पाया और समझा भी पाया। इसीलिए मेरा संगीत लोकप्रिय था। संघर्ष तो मुझे बहुत झेलना पड़ा, लेकिन मेरे परिवार ने, बच्चों ने, सबने साथ दिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने अच्छा काम करके प्रसिद्धि भी पाई और धन भी कमाया। आमतौर पर धन कमाने के लिए आदमी को कुछ सुगम रास्तों को चुनना पड़ता है, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना नहीं। आपको एक प्रसंग बताता हूँ। जब घूमर तैयार हुई और उसका आवरण तैयार करना था, तो मैंने एक ऐसी पेंटिंग को चुना जिसमें बूढ़ी महिलाएं या पुरानी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं मुख पर घूंघट डाली, उनका मुंह दिखता नहीं है, वो नृत्य कर रही है। मेरा लड़का यहाँ बैठा है, लड़कों ने कहा पापा ये कवर देख करके कोई आपकी कैसेट नहीं खरीदेगा। मैंने कहा कि जिसको घूमर, मेरी घूमर खरीदी वो उसी गजब से बिकेगी, और वो कितनी करोड़ बिकी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ देता हूं कि वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। राती जगह के गीत जब मैंने तैयार किए, 6 घंटे का राती जगह मैंने तैयार किया, उसमें सारी वीमेन एम्पावरमेंट की बात, एक भी पुरुष की गाथा नहीं। आप जानते हैं इस बात को कि एक भी पुरुष चरित्र को राती जगह में नहीं गाया गया है। यदि कहीं पुरुष का जिक्र भी हुआ है तो एक सबऑर्डिनेट कैरेक्टर में या कमजोर कैरेक्टर में, जिसको उसकी स्त्री ने सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। तो कितनी उस जमाने में, कम से कम 100 साल पहले, सैकड़ों साल पहले हमारे राजस्थान औरत को कितना महत्व दिया गया। दूसरी बात यह है कि ऐसी तालों का प्रयोग किया गया जो तालें आज प्रचलन में, और उसको गाने वाली जो महिलाएं थी वो बिना साजों के गाती थी, और ऐसे रागों का, ऐसे स्वरों का प्रयोग किया गया है। जब कभी उसकी धुन सही नहीं बैठती तो मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर को कहता कि ये गीत गाने का ये समय है, इस समय का राग के स्वर लगाओ, और वो गीत सही धुन में आ गया। तो एक ये साइंटिफिक तरीका था कि किस तरह उन महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को बिना ताल और स्वर और राग के ज्ञान के भी उन्होंने उन गीतों को मौखिक परंपरा से, श्रुत परंपरा से आगे बढ़ाया। और यदि आज महिलाएं या पुरुष उनको सुन ले और समझ ले तो हमारे परिवार जो विखंडित हो रहे हैं वो बच सकते हैं। सास बहू का झगड़ा बंद हो सकता है, पति पत्नी का डाइवर्स बंद हो सकता है। जब स्त्री ये कहती है कि मैं सदा सुहागिन रहूं तो डाइवर्स कैसे करें। मैं थोड़ी पसंद से हटकर बात किया गया, तो मुझे जो अंदर का है वो आपने जो कहता जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पे, तो मुझे जो मैं अंदर गया मुझे आनंद आया, श्रम नहीं लगा, मुझे इतना अंदर गया, मुझे आनंद आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सही कहा मालू जी ने कि साहित्य वालों का या दूसरे कला माध्यमों का आपस में जो एक दूरी बनी हुई है वो इस वक्त तो बहुत लगभग मिट सी गई है, लेकिन एक समय था जब एक कला दूसरी कला के अंदर भीतर प्रवेश करती नहीं थी। मुझे याद है बिहार में भिखारी ठाकुर एक बड़े आर्टिस्ट हुए और वो ऐसे ही संघर्ष में से गुजर के बने हैं और बाद में बहुत बड़े कलाकार के रूप में आज भी उन्हें याद किया जाता है। हमारे यहाँ भी संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, यहाँ तक कि रंगमंच के बारे में भी आम धारणा कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। अब समय बदला है और ये स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन इसे बेहतर बनाने में केसी मालू जैसे लोगों का और साहब, एक तो आपने उस पारंपरिक संगीत को नए सांचे में ढालने की भी कोशिश की, यानी आपने उसे जो ऑडियो विजुअल माध्यम है उसके माध्यम से तो लाई, लेकिन उसमें सब तरह के साजों का और सब तरह की तकनीक का उस सब का प्रयोग किया। यानी लगभग आप समझिए कि सिने संगीत जिस लेवल पर है
उस लेवल पर आप राजस्थानी लोक संगीत को और सुगम संगीत को राजस्थान के संगीत को लेके आए हैं। इसे लाने में किस तरह का अनुभव रहा और उससे क्या उपलब्धियां आपको दिखाई देती हैं? देखिए, जब यहाँ चोट से गानी शुरू हुई तो, और आज भी हम लोग या हमारे जितने भी मेहमान लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं, वहाँ बाजरे की रोटी और खिचड़ा खाने के लिए 600 रुपया या 800 रुपया देकर खाने को जाते हैं और वो खुश होते हैं। मुझे वहाँ से प्रेरणा कि इस लोक संगीत को इस परिवेश से निकाल करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे तरीके से यदि पेश किया। लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी मॉडर्न ली, जब ये बिना नाथ वाली महिलाएं भी नहीं रहेंगी और हम भी नहीं रहेंगे, उस वक्त भी हमारे जो बच्चे, हमारे जो संस्कृति है, वो इस संस्कृति को समझ सके और गौरवान्वित हो सके। बहुत अच्छी बात है। और एक काम जो इधर हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है और माध्यमों से भी। यों संगीत को संरक्षित करने के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी ने भी काम किया है, या भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में है उन्होंने काम किया है, और भी संस्थान है, और भी ऐसे व्यक्ति संस्थान है। विजय वर्मा जैसा व्यक्ति है जिसके पास में इतना आभार खजाना पड़ा है, लेकिन उसे प्रस्तुत करना, उसे लोग के बीच में लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो बड़ा काम मानव जी ने किया। और उससे भी आगे निकल के सुगम संगीत के क्षेत्र में बड़ा काम किया। ये जो सुर संगम अपने संस्था बनाई और उसके माध्यम से जो नए नए कलाकारों को प्रोत्साहित करके और एक प्रतिमान कायम किया और बड़े बड़े कलाकारों को उसमें इन्वॉल्व किया, पीनाथ मसानी और रवि जी और तमाम जो बड़े संगीतकार हैं उन सबको उसमें इन्वॉल्व किया। जरा उसके बारे में भी हमें बताएं कि ये आइडिया कैसे आया और ये पूरा अनुभव कैसा रहा आपका? जो बात लोक संगीत में क्षेत्र में थी, वही बात गायकों के क्षेत्र में थी। एक बचपन में एक हंसने जैसा एक सवाल दिमाग में आया कि हिंदुस्तान में लता मंगेशकर एक ही क्यों? तो एक बड़ा बेवकूफ़ी जैसा प्रश्न था। तो हम निकल पड़े अच्छे स्वरों की तलाश में, अच्छी आवाज़ों की तलाश में। लोग उससे जुड़ते गए, हारमा बढ़ता गया और लोगों को फायदा मिलता गया। आज हिंदुस्तान की अधिकांश यूनिवर्सिटीज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन या अच्छे प्रोफेसर जितने भी म्यूजिक के हैं वो सुर संगम से निकले हैं। आज प्लेबैक में जैसे सुनीति चौहान है या श्रेया घोषाल है या और कई लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी बहुत पहचाने नहीं गए, ये लोग यहाँ से निकले, यहाँ से इनको मोटिवेशन मिला। आपके रेडियो से ही जो प्रमिला तो श्रेया की आई थी, तो उसने उन्होंने एडवाइस किया हमने कि भाई ये तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम बम्बई चले जाओ, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। उसके पेरेंट्स ने बात मानी, वो आगे चल रही जी। तो ये हुआ। लेकिन एक बात है कि चाहे कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम हो, वो चाहे लोक संगीत को परिमार्जित करने का या उसको संरक्षित करने का काम हो। बहुत बार एक बात मैं आज डिस्क्लोज कर देता हूँ, बहुत बार ये बात आती है और पत्रकार लोग पूछते हैं कि आपको सरकार का क्या सहयोग रहा? तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार का असहयोग नहीं रहा, यही सबसे बड़ा सहयोग। यदि सरकार नहीं करने देती तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, इसमें सरकार असहयोग नहीं कर रही, इसीलिए काम। लेकिन मेरा मॉडल अगरचंद नाटक है, मेरा मॉडल आदरणीय कोमल कोठारी साहब या देवीलाल जी साहब नहीं थे। एक कटु बात कह रहा हूँ कि एक काम होता है सरकारी संसाधनों को काम लेते हुए काम करना और उसका फल अकादमियों को देना और रखना। मेरे को बात बहुत पकड़ती थी कि सरकार का खर्च भी होता है, ज्ञान भी इकट्ठा होता है, लेकिन अलमारियों में जमा होता है। संगीत नाटक अकादमी की क्या दशा या दुर्दशा है या आप मेरे से अधिक जानते हैं। मेरा मॉडल अगरचंद नाटक है, तो उन्होंने अपने पैसे से कितना बड़ा कलेक्शन किया या कितना बड़ा ज्ञान हासिल किया, मैंने भी कमाया, उसी को खर्च किया संगीत में।
मैंने जो अपनी कमाई की संगीत से उसको अपना मकान बनाने में या गाड़ी खरीदने में ऐश्वर्या में खर्च नहीं किया। मेरा जो महल था वो संगीत था, जो मैंने अपने पुरुषार्थ से कमाया उसी को संगीत में खर्च किया। और मेरा टारगेट क्या था, सरकार क्या मान्यता देती है मैंने कभी नहीं सोचा, पब्लिक क्या मान्यता देती है। तो मेरा संगीत जन जन का संगीत बन गया। कि आप सबसे बड़े गवाह हैं। लालू जी ने जो काम किया उसे ठीक है कैसेट्स के माध्यम से, डीवीडीज सीडीज के माध्यम से उससे तो मार्केट में दिया ही, लेकिन जिसका जिक्र कर रहे थे कि सरकार ने असहयोग नहीं किया या उस पर एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन सरकार का एक महकमा जरूर था जो आपके साथ खड़ा रहा, वो था दूरदर्शन रेडियो, जिसने लगातार बालू जी के काम को उतना ही महत्व दिया, उनके सुर संगम को भी पूरी तरह से प्रस्तुत करने में हर वक्त हम साथ रहे। और खुद आपने इन दोनों माध्यमों को जितना बड़ा योगदान दिया है। गौरबंद हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा देखा समझा जाने वाला प्रोग्राम था, रेटिंग में हाईएस्ट जाता था, नेशनल रेटिंग। ये आपने इरादा कैसे किया, इन माध्यमों से जुड़ने के पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही और किस तरह का अनुभव रहा, जरा उसके बारे में भी बताएं। आप क्षमा करें, मेरा उद्देश्य सरकार की बुराई करने का या करने का नहीं था, और मैं केवल आर्थिक सहयोग की, क्यों बहुत बात ये कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी हमें अपनी चीज़ को लोगों तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाना, कैसेट थे, उसके बाद सीडी आई, लेकिन कैसेट और सीडी भी जब पहुंचते जब लोग उसके बारे में जानते या समाचार माध्यमों में उसका विज्ञापन दिया है। लेकिन जब आपने और अपर्णा वेश ने मुझे ये इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, तो मैंने रेडियो से शुरू किया, बहुत सफलता मिली। और जब दूरदर्शन पर आए तो निश्चित रूप से दूरदर्शन को फायदा मिला, मेरे को बहुत फायदा मिला। जन जन तक, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कल्चर दूर तक पहुंची। मतलब यहाँ होने लगा कि ये कोई पर एक का ड्रेस, मतलब आज जो गांव में ऐसा जैसे आजकल होता है ना, फला हीरोइन का ड्रेस पॉपुलर हो रहा है, तो कोई पर एक पर ये ड्रेस था तो ये उसका ड्रेस हो गया, या दूसरे कोई गाने का जो ड्रेस था वो ड्रेस पॉपुलर हो गया। और यहाँ तक चिट्ठियाँ हमारे पास आती थी, जब गौरबंद आता है तो गांव में कर्फ्यू लग जाता है, लोग जहाँ पर टीवी होता है वहीं पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मतलब एक तरह का क्या कहते हैं, फोबिया बन गया था, गौरबंद के बिना लोग रह नहीं सकते थे, एडिक्टेड हो गया था। ये हमारे भाई अशोक राय जी भी हमारे साथ दिखने में रहे। तो इसमें सारी टीम का हमारा सहयोग रहा, लेकिन मुख्य बात थी कि हमें अपने कल्चर को, अपने गीतों को और अपनी बातों को, अपनी परंपराओं को लोगों तक पहुंचाना था। और आज मैं वो वही काम कर रहा हूँ। आज भी मैं वहाँ जाता हूँ, परंपराओं की बात करता हूँ। जब अमेरिका में भी गया तो लोग इसलिए खुश हुए कि मैंने परंपराओं की बात की, मैंने अपनी बात नहीं की। कि यदि हमको अपनी संस्कृति को सहेजना है तो परंपराओं को जानना होगा, और परंपराओं को जानना है तो हमें लोकगीतों को या लोक वार्ताओं को जानना होगा। और हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि पहले ये हमारी परंपराएं शुद्ध रूप से आती थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती रहती थी। अब दादा और नाना, दादी नानी का संबंध विच्छेद हो गया, बच्चे अकेले हो गए, कहने वाला कोई नहीं रहा। तो अब हमारे सामने यही साधन, ऑडियो विजुअल साधन यही रहा है कि हम किसी तरह लोगों तक पहुंचा सकें, और जो सुनना चाहे वो भी सुने, और जो नहीं सुनना चाहे या नहीं उस चीज को जानकारी हो, उसी के कान में भी यदि एक शब्द पढ़ता है, एक शब्द भी कभी कोई पढ़ता है और उससे वो सम्मोहित हो जाता है, तो हमारा तो उद्देश्य सफल होता है। कल मालू जी ने जो काम किया, मैं ये तो नहीं कहता कि उसी से प्रेरित होकर के और लोगों ने उस तरह से उसका अनुसरण किया, लेकिन ये काम जरूर हुआ कि चाहे संगीत नाटक एकेडमी हो या रेडियो हो या दूरदर्शन हो या तमाम दूसरे जैसे माध्यम हैं, इन्होंने अपने पास जो संगीत का खजाना पड़ा था उसे उस फॉर्मेट में ढाला, उसे डीवीडीज के माध्यम से, सीडीज के माध्यम से लेकर के और जनता के बीच में आए। जब तक वो नहीं आए तब तक वो सर, बल्कि दरअसल संगीत नाटक एकेडमी के बारे में तो मुझे बताया गया कि उनका बहुत सारी रिकॉर्डिंग जो क्योंकि पहले कैसेट्स में होती थी तो वो स्टिकी हो गई, वो बर्बाद हो गई, वो आगे काम ही नहीं आए। मैंने खुद अपने माध्यम में देखा है कि ऐसे बहुत सारे जिस ओल्ड पुराने फॉर्मेट में पड़ी थी,
चाहे वो लो बैंड में थी या हाई बैंड में थी, वो काम की नहीं रह गई। उसे समय पर कन्वर्ट करके आज डिजिटलाइज फॉर्मेट में है, तो हमें डिजिटलाइज फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तब उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तब वो लंबे समय तक कायम रह सकेगी। ये काम जो फोरसाइटेड एक दूरदृष्टि चाहिए, वो मालू जी ने अपने काम में भी लागू किया और औरों को भी प्रेरित किया। ये मुझे आपका बड़ा अप्रत्यक्ष कंट्रीब्यूशन लगता है मालू जी। लेकिन आपने इसे यहीं तक नहीं, बल्कि एक तो राजस्थान में आप चाहते तो इतने तक में भी आप अपना काम करते रह सकते थे, एक तो इसको आप पूरे देश में ले गए, चाहे नॉर्थ ईस्ट तक गए या आप नीचे दक्षिण तक गए, जहाँ जहाँ भी कम से कम मारवाड़ी समाज है, राजस्थान से समाज है, उसने आपको उत्साहित भी किया कि उनके बीच में आप आए। आपका संगीत तो उनसे पहले पहुंच चुका था। वो अनुभव कैसा रहा, कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ और कैसा रिस्पॉन्स रहा, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। बहुत खुशी होती थी और होती है। मैं राजस्थान से शुरू हूँ कि राजस्थान में भी मैं आज किसी गांव में चला तो मुझे पहचानने वाले या अपने घर पे बुला के खाना खिलाने वाले मिल जाते हैं। और देश में कहीं भी जाऊँ, यहाँ राजस्थानी हो और कहीं राजस्थानी नहीं हो, राजस्थानी प्रेमी भी हो, उनके कान में भी बात पड़ी हुई है तो बड़ी मनोभाव से वो। और बल्कि मैं विदेश में भी गया तो चाहे अमेरिका गया, चाहे यूके गया, वहाँ गया, दुबई, इधर मिडिल ईस्ट में गया, तो लोग अपने घरों पे बुलाना या मिलना या राजस्थानी में बात करना या कुछ जानना उसको पसंद करते रहे। तो दरअसल मेरी पहचान राजस्थानी से मुझे क्या फायदा हुआ है कि मेरी पहचान बनी है कि ये राजस्थानी काम। बल्कि बम्बई में मैं इस बात के लिए बदनाम, बम्बई में मैं इस बात के लिए, जैसा आपने शुरू में प्रसंग छेड़ा था, वो लोग मेरे पर हंसा करते थे कि आप क्यों जयपुर में बैठे, आप यहाँ रहो, ये ऑफिस तैयार है, ये घर तैयार है, आप यहाँ काम करेंगे। मैंने कहा भी मैंने सोच लिया मैं केवल राजस्थानी हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा काम कर नहीं सकता। और जहाँ मैं कम से कम मैं अपनी गली का राजा तो रहूँ, चाहे हिंदुस्तान में या मेरे बॉलीवुड में मेरा कुछ नाम हो या ना हो, लेकिन कम से कम मैं अपनी गली का राजा तो रहूँ। तो वहाँ भी मेरी ये पहचान है कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कि इन्होंने जो काम किया वो टेक्निकली और एकेडमिकली दोनों तरह से अच्छा काम किया। और उदाहरण है कि जो पिछले दिनों कल्चर पर आधारित जो कलर्स पर जो सबसे ज़्यादा सीरियल देखा गया बालिका वधू, उसका पूरा म्यूजिक, पूरा संगीत मेरा था, आपने अभी देखा भी होगा। और बल्कि और भी जितने स्टार पर या कलर्स पर जितने राजस्थान बैकग्राउंड के जो सीरियल आए उसमें म्यूजिक आपको मेरा गाइड मिलेगा। उसके लिए तैयार भी किया और जो मेरा तैयार संगीत था तो वो भी किया। तो उसकी मेरी पहचान यही हुई कि स्टार वालों ने मुझे बुलाया और आपके परिचय की जरूरत नहीं है। कलर्स म्यूजिक पर आपका संगीत यदि दुनिया देखती है तो आपका संगीत अच्छा है, हम ले सकते आपको परिचय। तो यही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने राजस्थानी संगीत को इस लेवल पर इस अच्छाई के साथ प्रस्तुत किया कि वो आज हमारे हिंदुस्तान के जो कॉन्टेम्परेरी म्यूजिक या वर्ल्ड क्लास म्यूजिक के रूप में उसको स्थापित हो गया। ये जो घूमर को आपने, घूमर नृत्य को जिस तरह से व्यापक बड़े पैमाने पर लोग के बीच में प्रस्तुत करने का जो आइडिया आया, इसके पीछे क्या सोच रही है और क्या अनुभव रहा उसका? घूमर जैसे स्क्रिप्ट और धुन में भी जगह जगह फर्क था। तो मैं सोचता था कि जिस तरह हमने एक धुन बना दी, एक स्क्रिप्ट तैयार हुई, लोगों के लिए बेस हो गया, तो वो दिन कितना अच्छा होगा जिस दिन राजस्थान में 10,000 या 1,00,000 बच्चे एक साथ स्कूलों में घूमर नृत्य करें। तो उसकी प्रेरणा से हमने 2000 वहाँ महिलाओं से घूमर पहले वहाँ पर जनपद पर करवाया था। तो उससे हमारी उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थी वो बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा साहब आप त्रिपोलिया पे कराइए। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है त्रिपोलिया पे करानी, बाजार कौन बंद कराएगा, तो मैं बंद करा दूंगी। मैंने कहा सड़क पर, नंगी सड़क पर नहीं नाचेंगी महिलाएं, आपको कारपेट लगानी। मेरी बात मानो, छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक कारपेट बिछाई गई और 5,000 महिलाओं में 70 महिलाओं के 74 ग्रुप बना करके, और हमने उस वक्त छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक हमने घूमर 5,000 महिलाओं से एक साथ करवाया। और उसके बाद
हमने धरती दोहरानी का एक लाइव प्रेजेंटेशन दिया, उसमें करीब 1000-1200 कलाकार थे। तो वो गलियों में छिपा के उनको छोड़ दिया गया, तो ताकि क्योंकि यदि एक पीछे से आते तो गैप हो जाता, हर गली से निकल के आए तो एक कारवां बन गया। उन्होंने कहा कि ये हुआ कैसे, आप इसको दोबारा रिपीट करिए। मैंने कहा ये जो हो गया वो बहुत है, रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट। आपने संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में ये काम तो किए हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक लेखक होने के नाते और राजस्थानी लेखक होने के नाते उस बात के लिए बहुत गर्व से आपको याद करता हूँ कि आपने राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए भी लगातार प्रयत्न किया, और न केवल अपने संगीत के लोगों को बल्कि और बाहर के तमाम जो आम लोग हैं उन लोगों को भी प्रेरित किया कि वे इस मिशन से जुड़े। वो किस तरह का अनुभव रहा और क्या संभावनाएं आपको बनती दिखाई देती हैं? देखिए, मूल बात एक ही थी कि राजस्थानी को एक मुकाम दिलाना, तो वो चाहे लोकगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे भाषा हो, चाहे साहित्य हो, बात तो एक ही है। तो एक था कि राजस्थान भाषा को मान्यता नहीं है और बहुत प्रयत्न किए गए, तो उसको एक जोरदार प्रयत्न किया गया और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी रहा कि हालांकि मान्यता नहीं मिली, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कहिए कि मोदी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि राजस्थानी को मान्यता दे देनी चाहिए। उन्होंने अपने गृह मंत्रालय को ये आदेश भी दे दिया इन 3 भाषाओं की मान्यता का बिल पड़ा, लेकिन वो किसी कारण से या किन्हीं कारणों से किन्हीं लोगों की समझ में, वो क्या हमारे राजस्थान में कहा होता है, पानी का गाँव लो बेदा तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन हम आशान्वित हैं। अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें गृह मंत्री नहीं चाहते कि भाषा का मुद्दा आए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जनता के बीच में उसके प्रति एक आत्मीयता का भाव बना हुआ है, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव बना हुआ है, उस लगाव को बनाए रखने में हम प्रयत्नशील हैं, तो भी एक बड़े उद्देश्य से हम जुड़े हुए हैं और वो काम हम कर रहे हैं। इस दृष्टि से आपके काम का महत्व है और वो आपने किया है। एक बड़ा काम और मारुति ने किया है कि अपने काम को आधार तो बनाया ही है, लेकिन संगीत और संस्कृति के व्यापक क्षेत्रों को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए स्वर संहिता जैसी पत्रिका पिछले 16 साल से आप निकाल रहे हैं और एक से एक संग्रहणीय अंक आपने देखे होंगे। ये पत्रिका निकालने का आइडिया कैसे आया और कैसे धीरे धीरे विकसित होकर के आपको इस मुकाम तक ले आए, थोड़ा उस यात्रा का भी बताएं। कुल मिला के जो शुरुआत का बिंदु है वो एक ही है कि हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा संगीत नीचे। आज कला के माध्यम से फैशन की पत्रिका निकलती है, टूरिज्म की पत्रिका निकलती है, इंटीरियर की निकलती है, सब में उसका आधार क्या है? कला, आर्ट। लेकिन आर्ट की कोई पत्रिका इतने अच्छे ढंग से नहीं निकलती। वो न्यूज़ प्रिंट पर छपती है, काली शाही में छपती है, वो अपना जो जितना जरूरी इम्पैक्ट होता है वो नहीं डाल पाता। संगीत मासिक हमारे काका आदर्शी जी कब से निकाल और अपने तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। लेकिन कला की एक ऐसी पत्रिका जो उच्च कोटि की हो और कलात्मक हो, ऐसा एक मन में सोच था। बस उसी सोच की कहानी शुरू हो गई और आप सब लोगों के सहयोग से वो चल रही है, वो सफल है। खुशी सी बात की है कि अच्छा कलेवर साहित्यकार लोग लिख रहे हैं और हमारे संपादक जी भी देवदत्त जी बहुत मेहनत से अच्छे अंक, हालांकि वो आंखों से असहाय है फिर भी अब खूब मेहनत करके ये निकाल रहे हैं। तो बहुत आर्थिक संकट भी आता है। कला की पत्रिका को निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन निकल रही है और जब तक ये जुनून है, जुनून जब तक रहेगा जब तक निकलती रहेगी। बड़ा काम कर रहे हैं और एक और काम भी आप करते रहते हैं कि संगीत के जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनके लिए भी इसको बना रहे हैं। ये खुद भी साल में 1-2 ऐसे अवसर निकालते हैं जब तमाम कलाकारों को पब्लिक के बीच में ला करके प्रस्तुत करते हैं। ये इस तरह का करने की आपको कैसे ज़रूरत महसूस होती है और कैसा रिस्पॉन्स रहता है उसमें? कलाकारों का जीवन स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। वो
दिन भर काम करके या गा बजा करके भी शाम को एक आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक रोटी का जुगाड़ देकर खाते रहते। तो मुझे उससे थोड़ी तकलीफ हुई, और यदि उनको कुछ दिया भी जाता तो वो एक आदरणीय होता, तो उनके लिए रोजगार का अवसर पैदा हुआ। आज मुझे खुशी है कि हजारों कलाकार जो जिनको शाम को रोटी नहीं होती थी वो आज लाख से 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और जो सिंगर वगैरह है वो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, अच्छा जीवन यापन वो कर रहे हैं। और एक कलाकारों में जो एक बात आ गई थी कि वो अपने बच्चों को इस क्षेत्र में नहीं जोड़ रहे थे, अब वापस शुरू हो गया कि वो अपने बच्चों को इसी क्षेत्र में जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि इससे भी हमारे बच्चे अच्छा जीवन स्तर जी सकते हैं, कला की साधना भी कर सकते हैं और अच्छी तरह समाज में आदरपूर्वक जी भी सकते हैं। यही वातावरण अब सरकार को भी रियलाइज हो रहा है कि इन कलाकारों के इस अवदान को बहुत गंभीरता से लिया जाए, इसलिए उन्हें जो भी सहयोग, जो भी सहायता संभव है वो की जा रही है। लेकिन इस सब के पीछे इस तरह का वातावरण बनाने वाले लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इसमें मालू जी का जो अवदान है वो किसी से भी कम नहीं है। ये बात आप हम सब महसूस करते हैं। और भी बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, और मालू जी से जितनी बात करेंगे उसमें से और संभावनाएं निकलेंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बातचीत में आप लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, और आप लोगों के मन में भी अगर कोई जिज्ञासा हो मालू जी से कुछ पूछने जानने की, तो मैं ये मंच आप सबके लिए ओपन करता हूं और आप पूछ सकते हैं। कुछ भी मालू जी आपके सामने हैं। देखना भी चालू नहीं ये हेलो मनुजा, बस ये आपकी तो मतलब जीवन गाथा सुन के मैं तो अचंभित हूँ। स्वर सरिता का मैं पाठक रहा हूँ, लंबे समय से मैं मंगाता रहा हूँ, पढ़ता हूँ उसको जब भी आती है घर पे। और संगीत में मेरी भी रुचि है, इसलिए उसको पढ़ता हूँ काफ़ी। उसमें से वो संगीत के जो खासतौर से सुगम संगीत के जो एस्पेक्ट्स आते हैं वो ज़रूर पढ़ता हूँ। मतलब इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अभी G20 की अध्यक्षता भारत को मिली हुई है, और इस सिलसिले में अनेक कार्यक्रम पूरे देश में जगह जगह होंगे, और फिनाले भी एक अगले नवंबर में होगा उसका समिट जी। तो इसको लेकर के आप कोई अच्छी इवेंट करके राजस्थानी संगीत को और आगे ले जाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं या कुछ किया है तो हमें बताएं। जी, हमारी तैयारी है, हर उत्साहित भी है कि इतना अच्छा मौका मिले, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम अपनी बात को सरकार तक अच्छी तरह पहुंचा नहीं सकते, या सरकार हम में वो योग्यता अभी तक नहीं पाती, और तो बड़े लोगों को जिन्होंने पहले बड़े काम किए हैं उसके आधार पर उसका निर्णय करती है। हालांकि हमें पूरा पक्का आत्मविश्वास है कि यदि हमें अवसर दिया जाए तो हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने किया है शायद वहाँ तक उनकी नज़र नहीं है। क्योंकि एक बात तो रह गई थी कि कल्चर हो, चाहे लोक संगीत हो, चाहे लोक कथा हो, वो किया नहीं जाता, सीखा नहीं जाता, उसको जिया जाता है। और मैं ऐसे परिवेश में पैदा हुआ हूँ कि मैंने बचपन में पहली घूंट के साथ ही कल्चर को जिया है और किया है। तो मैं सोचता हूँ कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेके राजस्थान की इमेज को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अपने एक छोटा सा टुकड़ा देखा जय जय राजस्थान, तो मन में एक तकलीफ होती है। बाहर के जो हमारे राजस्थानी बहुत ज़्यादा प्राउड फील नहीं करते अभी भी कि हम राजस्थानी हैं, जबकि शायद दुनिया में कोई जाति ऐसी होगी या नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें इतना प्राउड होना चाहिए कि ऐसे राजस्थान से है, ऐसे प्राउड हमें होना चाहिए जिसका ऐसा इतिहास रहा है, जहाँ इतना सेक्रीफाइस रहा है। तो हम केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि हमारी उस हेरिटेज को भी या उस जो ज्वेलरी है उसको भी हम दिखाएं, लोगों को दिखाएं। तो हमारा मन है, और आप जैसे लोगों ने यदि हमें सहयोग दिया, उत्साहित किया, तो निश्चित रूप से G20 हो या कोई भी इवेंट हो, यदि मौका मिला तो अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे।
नमस्कार राहुल साहब, मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। अभी नंद जी ने आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू उजागर किए और ये बात बहुत अच्छी तरह रेखांकित हुई कि राजस्थान की संस्कृति के प्रति आपका अनुराग कितना गहरा है। मैं दो छोटी छोटी बातें यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ। एक, पिछले दिनों किसी पारिवारिक काम से मुझे काफ़ी समय तक बेंगलोर में रहने का मौका मिला और वहाँ शहर के कोने में इंडियन म्यूज़िक एकेडमी का एक इंडियन म्यूज़िक एक्सपीरियंस नाम का लिखा भी था संग्रहालय देखने का मौका मिला जी। उस पर मैंने आपकी पत्रिका में स्वर सरिता में एक लेख भी लिखा जी। वो मुझे इसलिए याद आ रहा है कि मुझे इस बात की बहुत ज़रूरत लगती है कि राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के संगीत का भी इस तरह का कोई संग्रहालय ज़रूर होना चाहिए जी। और मुझे बावजूद उसके कि सरकारों से मेरी पूरी ज़िंदगी सरकार की सेवा में रही है, लेकिन सरकारों से इस तरह के काम की हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस दिशा में सोचें। आपने जब इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो ये काम आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा, ये किया जा सकता है, ये मेरा निवेदन है। निश्चित रूप से अग्रवाल साहब, ये मेरा भी सपना है कि ऐसा कलाग्राम बने जहाँ पर हम राजस्थान की कल्चर को, राजस्थान के म्यूजिक को, राजस्थान के इंस्ट्रूमेंट्स को, उनके कलाकारों को, सबको हम एक जगह आर्काइव में या लाइव में बता सकें। हम उसके इंस्ट्रूमेंट बताएं तो इंस्ट्रूमेंट से उसकी आवाज़ कैसे निकलती है ये बताएं। बस लेकिन थोड़ा यहाँ हमें अपनी कमज़ोरी महसूस होती है। मैंने 30 बीघा का प्लान भी बनाया था, सरकार को सबमिट किया था, लेकिन फिर मेरे को 5 बीघा ज़मीन अलॉट हुई। तो मैंने कहा भाई मैं जो ये विज़न है ये 5 बीघा में पूरा कर नहीं सकता, इससे तो अच्छा मैं कोई छोटी एकेडमी या आर्काइव बना दूँ। तो फिर वो अधूरा रह गया, क्योंकि बिना ज़मीन के और मतलब व्यक्ति चाहे कितना भी काम कर ले, सरकार के सामने बहुत छोटा है ना। तो यदि सरकार हमारे साथ होती है और विज़न हमारा होता है तो बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। और ये बात सही बात है, बल्कि कलाकारों की नहीं, साहित्यकारों की भी। आज हिंदुस्तान में अलग अलग जगह अलग अलग साहित्यकारों की म्यूजियम होनी चाहिए। यहाँ जयपुर में भी आज इस तरह का म्यूजियम हो तो हमारा टूरिज्म बढ़ सकता है। हमारा टूरिज्म, आज हम होटल्स में हमारे को कौन सा टूरिज्म और कौन सी कल्चर परोसी जा रही है। यदि हम इस तरह की जगह यदि हो जब ऑथेंटिक हो और राजस्थान का पारंपरिक या विशुद्ध, जिसको यदि हम कल्चर पेश करें, वहाँ साहित्य भी मिले, वहाँ पर साहित्यकारों का के बारे में भी जानकारी मिले। जब विदेश जाते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है वहाँ किस तरह अपने साहित्यकारों को, कवियों को, उनकी आवाज़ों तक को संग्रहित करके रखा गया है। आज शेक्सपियर का जो थिएटर है, मैं 14 दिन लंदन रहा, मुझे टिकट नहीं मिला वहाँ देखने का, 14 दिन। और किस तरह आज वहाँ बिना साउंड और बिना लाइट के आज भी शेक्सपियर का थिएटर हो रहा है। तो उनको अपनी चीज़ को कितना मोह है। हम लोगों में यदि इतना मोह जाग जाएगा तो फिर हमको सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप और हम सब मिलकर के ये काम कर सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन और था। मैं वीणा की संगीत यात्रा को बहुत रुचिपूर्वक देखता रहा हूँ और आपके जो उत्पाद हैं उनसे बहुत आनंदित भी होता रहा हूँ। अभी आपने भी ये कहा कि आपने राजस्थान के पारंपरिक संगीत को ज़रा झाड़ पोंछ के चमका कर प्रस्तुत किया और ये बहुत समय की मांग है, इससे हम मना नहीं कर सकते। बहुत सारे अच्छे कलाकार आपने दिए, सीमा मिश्रा उनमें से एक नाम तो मुझे तुरंत याद आ रहा है, जो लगभग राजस्थान की लता मंगेशकर की हैसियत रखती हैं और उन्होंने बहुत सुरीली तरह से राजस्थान के पारंपरिक गीतों को गाया है। तो आपने उनका ऑर्केस्ट्राइजेशन भी मॉडर्न किया, टेक्निक, साउंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का भी उसमें बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन इनके साथ साथ मालू साहब, मुझे जिस बात की ज़रूरत लगती है वो ये कि राजस्थान का जो संगीत अपने रस्टिक स्वरूप में है, अपने बिल्कुल प्रकृत स्वरूप में है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर के लंगा मांगणियार वगैरह गाते हैं, या राजस्थान के हर इलाके में जिस तरह से लोग गाते हैं, उसको भी कहीं उसी रूप में प्रिजर्व करने की और उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर भी आप कुछ ध्यान दें। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा बहुत किया है हमने,
एक हेरिटेज सीरीज है हमारी, शायद वो आप तक नहीं पहुंच पाई, और उन कलाकारों के बारे में सोचा कि जो अब दुनिया में नहीं है, तो उनको विजय वर्मा साहब से लिया, दूसरी जगह से आर्काइव से लिया और उनको डिजिटल करके उनको पेश किया। बल्कि जिस तरह आप फरमा रहे थे, जिलाई बाई की कितनी रिकॉर्डिंग रेडियो में है या एकेडमी में है, लेकिन दुर्भाग्य से वो उस वक़्त एनालॉग सिस्टम पर रिकॉर्ड की हुई है स्कूल पर, तो उसमें कई तरह की हिस्स आवाज़ें वगैरह वो तो सोनी बॉय का नहीं बचा, उनका संगीत बचा नहीं। तो मैंने उसको डिजिटली साउंड प्रोसेस किया, जो साउंड प्रोसेस सिस्टम लंदन में था पहले, यहाँ नहीं था, यहाँ आते ही मैंने उसका उपयोग किया और मैंने जिलाई बाई के 18 गीतों को एक कम, आप ये समझ सकते हैं कि आज की रिकॉर्डिंग, यदि अला जिलाई बाई को हम आज रिकॉर्ड करते तो आज कैसी रिकॉर्डिंग होती, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग कर, हालांकि उसको मैंने केवल एक अला जिलाई बाई के 18 गानों को उसको डिजिटलाइज करने में मुझे लाखों रुपये लगे, लेकिन मैंने वो किया। अच्छा, बल्कि मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि उस वक़्त एक हारमोनियम और तबले पर भी रिकॉर्डिंग की। मैंने कहा ये रजवाड़ी गीत गा रहे हैं, हम पीछे सारंगी ऐड करके देखें या पीछे बेस गिटार ऐड करके देखें। ये एक्सपेरिमेंट भी किए, जहाँ वो अप्रोप्रिएट लगा उसको रखा, जहाँ अप्रोप्रिएट नहीं लगा। श्री कुमार जी की रिकॉर्डिंग्स थी जयपुर के, बहुत वरिष्ठ गायक थे, उनके साथ आप ताजुब करेंगे, विश्व मोहन जी ने गिटार बजाई हुई है और अपने जो बड़े भाई थे ना सितार नहीं, शशि मोहन जी ने सितार बजाई है। तो उस रिकॉर्डिंग को भी मैंने प्रिजर्व करके और डिजिटल रूप में पेश किया है। और मेरी कोशिश है, मैं कलाकारों तक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक फर्क ये पड़ जाता है कि जब तक उनके वारिसों की परमिशन नहीं होती हम आज निकाल नहीं सकते। जैसे हमारे एरिया के बिहारी कथक बहुत अच्छे गायक थे, मेरे पास उनकी 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है। आज यदि वो लोगों के सामने आ जाए तो एक PhD भी एक बच्चे ने करी है मेरे पास से ले जाके, तो अब उनके वारिसों का यदि कंसेंट मिल जाए, कुछ पैसा भी हम देते हैं उनको, ऐसा नहीं कि केवल दस्तखत कराते हैं, पैसा भी देते हैं, यदि वारिसों की वो एक्सेप्टेंस मिल जाए। अकाडमी के लिए भी मैंने बहुत कोशिश की, उस अकाडमी में जो है उसको हम डिजिटल करें। जैसे आपने बताया सोनी बाई के बारे में लोग नाम नहीं जानते, बीकानेर की थी, बीकानेर के लोग उसको नहीं जानते। जिस सिंगर को सुनने के लिए संसद के डिनर में नेहरू जी जिसको बुलाते थे सुनने के लिए, उसको आज बीकानेर शहर के लोग नहीं जानते। और मेरे ख्याल से जो मीरा के भजन उसने गाए हैं, तो हम लोगों ने क्योंकि उनको शुभु लक्ष्मी को सुना है या लता जी को सुना है, लेकिन यदि हम सोनी बाई को सुने तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि क्या उसने गाया है बिना साजों के गाया है। तो चूंकि हम अपनी चीज़ को जानते ही नहीं, हम अपनी कला को जानते ही नहीं, हम अपने कलाकारों को जानते ही नहीं, यहाँ कितने लोग हुए हैं, कैसा काम हुआ है, उस चीज़ को हम नहीं जानते, तो हम दुनिया का कितना भी बखान कर ले कोई फ़ायदा नहीं। हम अपनी चीज़ को जानें, हमारा जो बेसिक उद्देश्य है कि हम अपनी चीज़ को प्रेजेंट करें ताकि लोग जानें और उसके लिए गर्व फील करें। मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत सी उत्सुकताएं हैं, बहुत से लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, लेकिन समय की प्रतिबद्धता कुछ इस बार कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद यहाँ पर दूसरा आयोजन भी है, वो लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें स्थान रिक्त करना है। तो इस बार मैं क्षमा चाहूँगा और मैं आदरणीय मालू साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे विचारों से और हमें अवगत कराया। नंद भारद्वाज जी का तो धन्यवाद कहना मतलब एक, क्योंकि इनके मुंह से निकला एक एक शब्द रत्न के बराबर होता है और रत्नों की माला बनते हैं, जैसे हमारे इकराम साहब बनते हैं उसी तरह से नंद भारद्वाज साहब भी बनते हैं। और मैं इसको अब यहीं कंक्लूड करना पड़ेगा। उससे पहले मैं हमारे राजस्थान फोरम के मेंबर आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब, जो बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय अशोक राही साहब और पद्मश्री रामकिशोर छिपा जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आएँ और मालू जी और भारद्वाज साहब को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। एक ग्रुप फोटो के लिए
थैंक यू। साथ मिलेंगे तो और बातें चलेंगे। आप सब लोग पधारे, सभी के नाम का उल्लेख इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। इतने गुणीजनों की महफिल है कि मैं देख के आज रोमांचित हूँ। इतने गुणीजनों ने यहाँ पर आकर समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।